हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञानेशन क्लासेस। हम लोग अपनी हिंदी की रॉकेट रिविजन्स कर रहे हैं। लिटरेचर हम ऑलरेडी अपनी खत्म कर चुके हैं। अब बारी है हमारी ग्रामर की, जिसमें हमारे 3 टॉपिक्स आ रहे हैं: समास, रचना के आधार पर वाक्य और पदबंध। ये 3 टॉपिक्स और इसके अलावा हमारे मुहावरे आ रहे हैं। मुहावरे आप लोग अपने चैप्टर्स में से जो है सारे कवर करेंगे, जितने भी मुहावरे हैं। ठीक है, तो हम इन 3 टॉपिक्स को इस ग्रामर क्लास में क्लियर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला हम समास कर रहे हैं। समास क्या होते हैं? समास हमारे शाब्दिक समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संग्रह, सम्मिलन या फिर मिश्रण किसी व्याकरणिक दृष्टिकोण से, जहां 2 या 2 से ज्यादा पद जो है जाके मिलते हैं और एक नया शब्द बनाते हैं, उसे समस्त पद कहते हैं। और शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे गंगा जल, राम अवतार, पत्रोत्तर, ये सारे हमारे क्या हैं? हमारे समास के शब्द हैं। जैसे शुभ है जो आगमन, इसका क्या होगा? शुभ आगमन। कमल के समान नयन, इसका समास क्या होगा? कमल नयन। ठीक है, समस्त पद बनेगा। समास में 2 पद होते हैं। पहला पूर्व पद कहलाता है और दूसरा उत्तर पद कहलाता है। यानी कि 2 शब्द होते हैं। जैसे यहाँ पे शुभ आगमन है, शुभ प्लस आगमन, अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो ठीक है, संधि से अलग होते हैं, ये चीज याद रखना, इसलिए इसको शुभ है जो आगमन बोला गया है। इसमें 2 शब्द हैं, शुभ और आगमन। ठीक है, जिसमें पहला पद पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद कहलाता है। कभी कभी हमारा पूर्व पद या कभी कभी उत्तर पद या कभी कभी दोनों या कभी कभी दोनों ही नहीं। ठीक है, कभी कभी दोनों ही हमारे अप्रधान होते हैं। मैक्सिमम टाइम्स हमारा पूर्व पद उत्तर पद में से कोई एक चीज प्रधान होती ही होती है। नेक्स्ट, समास विग्रह किसे कहते हैं? समस्त पदों को अलग करने की विधि को समास विग्रह कहते हैं। जैसे पत्रोत्तर, अभी हमने पीछे एक वर्ड पढ़ा था समस्त पद, उसको जब हम ब्रेक करेंगे, विग्रह करेंगे, तो पत्र का उत्तर बनेगा। ठीक है, समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, जिसमें पहला है हमारा अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विगु, 5वां बहुब्रीहि और 6ठा द्वंद्व समास। ठीक है, अब इन समास को हम एक एक करके पढ़ेंगे। अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है। मैंने बताया ना कि कोई ना कोई एक पद मैक्सिमम टाइम्स हम देखते हैं प्रधान होता ही होता है। तो इसमें पूर्व पद जो है प्रधान है और वह अव्यय है। ठीक है, अव्यय क्या होते हैं? जो किसी भी लकार, लिंग या वचन में काल में बदलते नहीं है, उन शब्दों को हम अव्यय कहते हैं। यानी कि उसका फर्स्ट वर्ड अव्यय हो गया। अव्यय कैसे पहचानेंगे हम? अव्ययीभाव समास है जिसमें पहले पद में या अनु लगा होगा, आ, प्रति, यथा, भर या हर, इनमें से कुछ भी लगा हो तो वहां पे हमने अव्ययीभाव समास लगाना है। जैसे यथाविधि, प्रतिदिन, आजन्म, अनजाने। ठीक है, तो इनमें से कोई भी वर्ड जो है लगा हो, जब इनको हम विग्रह करेंगे तो कैसे लिखेंगे? यथाविधि, विधि के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, आजन्म, जन्म से लेकर, और अनजाने, बिना जाने। यानी कि उनके मीनिंग को ही हम इलैबोरेट करते हैं इसमें। नेक्स्ट आता है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। यानी कि पीछे वाला पद, उत्तर पद, दूसरा पद जो है वो प्रधान होगा और पूर्व पद गौण होता है, यानी कि उसको मेन इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। तत्पुरुष समास का पहला पद संज्ञा होता है, यानी कि पहले जो है संज्ञा होती है और दूसरा पद विशेषण होता है। ठीक है, संज्ञा और विशेषण की कहानी है यहाँ पे। तत्पुरुष समास में समस्त पद करते समय कारक विभक्ति या फिर एक से अधिक शब्दों का लोप होता है। ठीक है, तत्पुरुष समास में ना सबसे पहली चीज हमें क्या याद रखनी है कि इसमें कारक की विभक्तियां होती हैं। कारक चिन्ह आप सबको पता है, कर्ता ने, कर्म को, करण से संप्रदान के लिए ये कारक के चिन्ह होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो 8 चिन्ह हैं, 8 उन तक, तो वहां ये जो है हमारे छुपे हुए होते हैं इनके समस्त पद में।
जैसे शक्तिहीन को जब हम विग्रह करेंगे तो हम लिखेंगे शक्ति से हीन। गुरु दक्षिणा को जब हम विग्रह करेंगे तो लिखेंगे गुरु के लिए दक्षिणा। रसोई घर, रसोई के लिए घर, ठीक है। पाठशाला, पाठ के लिए शाला, ठीक है। तो ऐसे हम जो है कारक चिन्ह बीच में, ये कारक चिन्ह जो है हमारे बीच में लगे होते हैं, छुपे हुए होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद हमारा विशेष्य होता है, यानी यहाँ पे विशेषण विशेष्य या फिर पूर्व पद और उत्तर पद हमारे उपमान उपमेय के संबंध से दिखाए जाते हैं। अगर हम बात करें तो इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, है जो वर्ड जो है ब्रेक करते वक्त, विग्रह करते वक्त लगाते हैं। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल। परमानंद, परम है जो आनंद। मुख्य अध्यापक, मुख्य है जो अध्यापक। यानी कि इसका विग्रह करते हुए हमें मेनली हम है जो वर्ड्स लगा देते हैं बीच में। नेक्स्ट आता है द्विगु। द्विगु जिस समासपद का पहला पद संख्यावाची यानी कि काउंटिंग दिखेगी आपको, ठीक है, संख्यावाची विशेषण होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। इसका जब ब्रेक करते हैं तो लास्ट में हम का समूह या फिर समूह की जगह समाहार लगाते हैं, ठीक है। जैसे शताब्दी, तो शत मतलब 100 वर्षों का या 100 आब्दियों का समूह। त्रिफला, त्रि मतलब 3 फलों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह, ठीक है। नेक्स्ट बहुव्रीहि समास। जिस समासपद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता तो दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। बहुव्रीहि इकलौता ऐसा समास है जिसके अंदर दोनों ही गौण होते हैं, दोनों में से कोई भी प्रधान नहीं होता, ठीक है। और तीसरा शब्द यानी कि अर्थात लगा के हम किसी तीसरे की ओर संकेत करें, उसमें जो है बहुव्रीहि समास होता है। जैसे दशानन, त्रिलोचन। जैसे त्रिलोचन, 3 है आंखें जिसकी, लोचन मतलब आंखें, 3 है आंखें जिसकी अर्थात शिव, इसमें हम अर्थात वाली चीजें लगाते हैं। दशानन, 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण। नेक्स्ट है हमारा द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि ऐसा जिसमें दोनों ही अप्रधान होते हैं और द्वंद्व ऐसा जिसमें दोनों ही प्रधान होते हैं और जिसमें पदों को मिलाने पर समुच्चय बोधक शब्दों जैसे और, जैसे, तथा, या, अथवा, एवं का लोप होते हैं, यानी छुपे होते हैं, उन्हें हम द्वंद्व समास कहते हैं। इनमें जब समस्त पद बनाएंगे तो बीच में ऐसा डैश टाइप लगता है, ठीक है। और जब ब्रेक करते हैं तो हम और, तथा, अथवा, या ये लगाते हैं। गंगा और यमुना, सुख और दुख, लाभ और हानि, स्वर्ग और नरक, ठीक है। ये हमारे समास थे। नेक्स्ट हम चलते हैं रचना के आधार पर वाक्य। वाक्य होते क्या हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह जिसका पूरा अर्थ निकलता है उन्हें हम वाक्य कहते हैं। जैसे रोहन पुस्तक पढ़ रहा है, ये एक वाक्य है, शब्दों का समूह। नेक्स्ट है वाक्य के अंग। वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। अगर हम एग्जाम्पल देखें, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे किसके बारे में बात हुई है? बच्चे। तो सब्जेक्ट यानी उद्देश्य हमारा हो गया बच्चे और विधेय हो गया हमारा बचा हुआ सेंटेंस। जिसके बारे में जानकारी दी जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं। जिस वाक्य में उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं, ठीक है। जो हम ऑलरेडी पहले बहुत टाइम से करते आ रहे, छोटी क्लासेस से, सब्जेक्ट प्रेडिकेट इंग्लिश में कर रहे, वही हिंदी में उद्देश्य विधेय होते हैं। नेक्स्ट वाक्य के भेद। इसमें हम रचना के आधार पर हमारे 3 वाक्य भेद होते हैं, एक सरल, दूसरा संयुक्त, तीसरा मिश्र वाक्य। सरल वाक्य कौन से होते हैं? जिसमें हमारा एक ही विधेय होता है, उन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं। लेकिन सरल वाक्य में 2 उद्देश्य हो सकते हैं, ठीक है।
यूजुअली होता एक ही, लेकिन कभी कभी दो भी हो सकते हैं। सरल वाक्य में जैसे हमने बोला, माँ ने खाना बनाया, रीता स्कूल गई, गाड़ी छूट रही है थी, वर्षा हो रही है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, हमारा सरल वाक्य है। अब इसमें जैसे मैंने बोला दो उद्देश्य हो सकते, दो सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो राधा और पूनम, जैसे हमने बोला, तो राधा और पूनम खेल रही है, यहाँ पे दो उद्देश्य है, तो इसको हम सरल में काउंट कर सकते हैं। संयुक्त आता है, संयुक्त में दो सरल वाक्य होते हैं और दोनों सरल वाक्य जो है हमारे योजक शब्द से जुड़े होते हैं। योजक शब्द जैसे और, या, तथा, एवं, परंतु, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, किंतु, लेकिन, पर, ये सारे जो है हमारे योजक शब्द जुड़े होते हैं। जैसे मैं स्कूल आया और वह घर चला गया। पूनम किताब पढ़ी परंतु उसे समझ नहीं आई। रमेश बीमार था इसलिए वह स्कूल नहीं आया। तो ये हमारे दो सरल वाक्यों को जोड़ रहे हैं। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य किसी योजक शब्द से जुड़े होते हो तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, मिश्र वाक्य। जैसे किससे जुड़ते हैं, जो, जिसने, जिन्हें, जिसमें, जिसको, जहां, जब, क्योंकि, यदि, तब, परंतु, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, वहां, जिधर, उधर, यद्यपि, यदि, अगर, तो, ये सब जो है हमारे जुड़े हुए होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं मिश्र वाक्य। जैसे अध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। वह लड़का मेरा मित्र है। यहाँ पे कॉमा और जो लगा है ना, ये हमारा मिश्र वाक्य बना रहा है। पेड़ के पास, जो पेड़ के पास खड़ा है, यह वही पुस्तक है जिसे मैं ढूंढ रहा था। ठीक है, तो ये थे हमारे वाक्य। अब इसमें जो है हमारे वाक्य के अंदर जो चेंजेस आते हैं, पेपर में आप लोगों ने देखा है, अपने जो प्री बोर्ड्स वगैरह दे चुके हो या हाफ ईयरली दे चुके हो, उसमें आप लोगों ने देखा है कि हमें पेपर में क्या आता है, चेंज करना आता है। जैसे सरल से संयुक्त वाक्य में जब बदलने के लिए आएगा, बोला उसने बालक रोते रोते चुप हो गया। ठीक है, अब इसको जब हमें सरल वाक्य दिया हुआ है, इसको हमें संयुक्त में चेंज करना है, तो हम क्या लगाएंगे, जैसे बालक रोया और चुप हो गया। ठीक है, आलसी होने के कारण वह विफल हुआ, यानी कि असफल हुआ। तो यहाँ पे जब हमने जोड़ा इसको संयुक्त वाक्य बनाने के लिए, तो हमने क्या कहा, वह आलसी था इसलिए विफल हुआ, इसलिए असफल हुआ। नेक्स्ट, सरल वाक्य से मिश्र वाक्यों में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे हम, सरल से सीधा मिश्र में जाना है। सच बोलने वाले व्यक्ति को कोई डरा नहीं सकता, तो इसको जब हम चेंज करेंगे मिश्र में, हमने क्या लगा दिया, जो व्यक्ति सच बोलता है उसे कोई नहीं डरा सकता। ठीक है, अगेन एक हमारा संयुक्त से सरल में चेंज होता है। संयुक्त, वर्षा होने लगी इसलिए, ये संयुक्त दिया हुआ है, इसलिए वह देर से घर पहुंचा। ठीक है, जब हम इसे नॉर्मल एक सिंपल से सेंटेंस में चेंज करेंगे तो क्या बोलेंगे, वर्षा होने के कारण वह देर से घर पहुंचा। ठीक है, इसमें कोई वर्ड जोड़ना नहीं होता सरल में उन वर्ड्स को भी छोटा कर देना होता है। ओके, संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में रूपांतरण। आपने कठिन परिश्रम किया और सफलता प्राप्त की। तो जब हम इसको मिश्र में चेंज करेंगे, संयुक्त वाक्य और लगा के दिया हुआ है, जैसे हमने इसको मिश्र में चेंज किया तो हमने क्या करा, आप इसलिए सफल हो गए क्योंकि आपने कठिन परिश्रम किया। ठीक है, इसके अलावा हमारा आता है मिश्र से संयुक्त में चेंज करना। मिश्र हमें दिया है, सीमा इसलिए विद्यालय नहीं आई क्योंकि वह बीमार है। जब हमने इसको संयुक्त में चेंज करा तो हमने क्या करा, सीमा बीमार है इसलिए वह विद्यालय नहीं गई। ठीक है, तो ये हो गया संयुक्त। ये थे हमारे वाक्य।
थर्ड टॉपिक हमारा पदबंध, ठीक है। इसमें बहुत इजी होता है, ज्यादातर बच्चे इसी टॉपिक में हमारे अटकते हैं, इजी है लेकिन बच्चों से ट्रिक्स नहीं लगती, तो मैं ट्रिक्स इसमें बता दूंगी आप लोगों को। पदबंध क्या होता है, पहले तो पदबंध शब्द दो शब्दों से के संयोग से बना है, पद प्लस बंध, ठीक है। पदबंध को जानने से पहले पद शब्द को जानना बहुत जरूरी है। स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं, जैसे फूल। किसी शब्द का जब किसी वाक्य में प्रयोग होता है, ठीक है, नॉर्मल सा शब्द है फूल, राम, कोई भी वर्ड ले लो, ये हमारे शब्द कहलाते हैं। लेकिन जब हम इन वर्ड्स को सेंटेंस में यूज करते हैं, यानी कि मेक सेंटेंसेस, वाक्य बनाओ कहानी, ठीक है, जब हम उन शब्दों से वाक्य बना देते हैं, जैसे फूल बहुत सुंदर है, तो यहाँ पे ये शब्द सारे क्या हो गए, पद बन गए, ठीक है। जब तक इसके साथ और कोई शब्द नहीं जुड़ा तो शब्द कहलाएगा, लेकिन जैसे ही और वर्ड्स को हमने जोड़ दिया किसी सेंटेंस के अंदर, तो ये बन गया हमारा पद। अब पदबंध की परिभाषा क्या है, देख लेते हैं हम। जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक ही शाब्दिक इकाई यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या क्रिया विशेषण का काम करते हैं, ठीक है, यानी कि किसी भी ऐसी ग्रामेटिकल चीज का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो ऐसे पद समूह को पदबंध कहते हैं। ओके, इसके 5 भेद हम लोगों ने करे हैं। 5 भेद में पहला है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया और 5वां क्रिया विशेषण, ठीक है। अब इनके बारे में देख लेते हैं। संज्ञा पदबंध क्या होता है, ठीक है। संज्ञा पदबंध जो वाक्य में संज्ञा का कार्य करता है, संज्ञा से ही याद रखना है कि संज्ञा का ही कार्य करता है संज्ञा पदबंध, ठीक है, उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। जैसे लाल रंग की पुस्तक मेज पर रखी है, ठीक है, यह लाल रंग की पुस्तक जो है वो क्या है, संज्ञा है, ठीक है। पुस्तक के बारे में कहानी हो रही है, आपके नाउन के बारे में बता रहा है, ठीक है। लाल रंग की पुस्तक मेज पर रखी है। उसके जीवन भर की कमाई, किसके बारे में बात हो रही है, उसके जीवन भर की कमाई के बारे में बात हो रही है, ठीक है। पल में नष्ट हो गई, तो यहाँ पे संज्ञा पदबंध है। सर्वनाम, सर्वनाम में ना आप लोगों को एक चीज याद रखनी है कि जब लास्ट वर्ड जो होता है ना अंडरलाइंड का, वो आपका सर्वनाम होता है, ठीक है, वो सर्वनाम होता है, इसीलिए वहां पे हमारा सर्वनाम पदबंध आता है, जो सर्वनाम के बारे में ही बताता है हमें। आपके अपनों में कौन आपका साथ देगा, ठीक है, तो आपके अपनों में कौन आपका साथ देगा, कौन आपका, विरोध करने वाले लोगों में से कोई, ठीक है, कोई सर्वनाम है तो लोगों में से कोई, कोई देखते ही आपने सर्वनाम डाल देना है। हमारे देश के नेताओं में कुछ, ठीक है, तो यहां सर्वनाम देखते ही सर्वनाम पदबंध लगा देना है। इन सभी वाक्यों में से जो रेखांकित पद है वो सर्वनाम पदबंध है। इनमें क्योंकि इनमें कौन, कोई और कुछ सर्वनाम शब्द है, मैंने वही बोला लास्ट में जो है हमारे सर्वनाम शब्दों की कहानी होती है। इसके बाद विशेषण आता है, ये वाला सबके लिए बहुत नॉर्मल, मतलब सबसे इजीएस्ट यही है इसमें पहचानना, क्योंकि इसमें विशेषण तो हर कोई बच्चा पहचान लेता है। गर्मियों में सफेद खादी के कपड़े पहनना आरामदायक होता है। सफेद खादी के कपड़े, कैसे कपड़े, सफेद खादी के। नीम की घनी छांव में व्यक्ति आनंद का अनुभव करता है। कैसी, नीम की घनी छांव, कैसी छांव, घनी छांव, तो वहीं पे हमारा क्या हो गया, देखते ही हमें विशेषता पता चल रही है किसी चीज की, तो वहां पे हमारा क्या हो गया, विशेषण पदबंध। नेक्स्ट है क्रिया पदबंध, जहां पे हमें कोई भी चीज काम करती हुई दिखे, क्रिया होती हुई दिखे, वहां पे क्रिया पदबंध लगा देना है। जैसे इसमें लास्ट में बोला बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, एक सेकेंड, बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, तो खेल रहे हैं, गाना गा रहे हैं, कहानियां सुनती है, रहती है, तो यहां पर जहां क्रिया दिख रही है आपको अंडरलाइंड में क्रिया होगी, वो क्रिया पदबंध है। नेक्स्ट लास्ट हमारा पदबंध क्रिया विशेषण पदबंध, जहां पर क्रिया की विशेषता बताई जाएगी वहां हमारा क्रिया पदबंध है। खिलाड़ी मैदान की तरफ गए हैं, किसकी तरफ,
क्रिया से पहले अंडरलाइंड है, मैदान की तरफ, ठीक है। क्रिया से पहले, आज ट्रेन बहुत जल्दी आ गई, सिर्फ अगर आ गई होता तो क्रिया होती, पर बहुत जल्दी भी लिखा हुआ है अंडरलाइंड इसमें, तो यहां पे क्या हो गई, क्रिया विशेषण। मैं इस महीने के अंत तक आ जाऊंगा, अब क्रिया से पहले वाला वर्ड इस महीने के अंत तक समय बता रहा है, काल बता रहा है, और काल क्रिया विशेषण का भेद होता है, इसलिए समय की बात भी जहां की जाती है वहां पे हमारा क्रिया विशेषण पदबंध होता है, ठीक है। तो ये हमारी तीनों टॉपिक से ग्रामर के, आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे। ये हमारी रॉकेट रिवीजन चल रही है, और इस ग्रामर के बाद जो हम राइटिंग सेक्शन की रॉकेट रिवीजन अपनी करेंगे। थैंक यू।